हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 12th नीट बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन एज वेल एज द डबल फर्टिलाइजेशन। इन दोनों टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे और काफी मजेदार, काफी अच्छा टॉपिक है। इमेजिनेशन देखिए आप किस तरीके से काम करता है और सेशन को आपके लिए ईजी बनाता है और आप ज्यादा से ज्यादा याद रख पाते हैं। ये जो सारे सेशंस हैं ये आपके लिए कहां पर अवेलेबल हैं? मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, जहां पर कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद या कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, ना कोई फीस पे करनी पड़ती है। आप अपनी पूरी प्रिपरेशन, चाहे आईआईटी जेईई हो, नीट हो, फाउंडेशन हो, हर चीज के लिए कर सकते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल, दैट टू विद द क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट टीचर्स। आइए इसी अच्छी बात के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नीट के कोर्स मॉड्यूल के बारे में। सो द नीट कोर्स मॉड्यूल इंक्लूड्स एट फर्स्ट प्लेस टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। हर एक टॉपिक के लिए, चैप्टर के हर एक टॉपिक के लिए आपको मिलता है अलग से एक्सप्लेनेशन एंड द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। इस पीडीएफ को आपको देखने को मिलेगा कहां पर? जो आपका डिस्क्रिप्शन है वहां एक लिंक होगी, वहां पे क्लिक करिए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए। एंड एट थर्ड प्लेस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो आपको मिलता है, तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंड चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन मोर सेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइंटिस्ट रिलेटेड सेशन, जहां पर आपको पता चलता है कि कौन से साइंटिस्ट चैप्टर में इन्वॉल्व है, उन्होंने क्या काम किया, किस ईयर में काम किया। देन वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस जो पिछले सालों में आ चुके हैं, एंड दी डाउट सॉल्विंग, जहां आप डाउट भेजते हैं, फटाफट से अपना आंसर पाते हैं। वीकली टेस्ट पेपर्स हैं जो आप बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। गाइडेंस सेशन अबाउट एवरीथिंग, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, नोट्स कैसे बनाएं, एनसीईआरटी कैसे पढ़े, टाइम टेबल कैसे बनाएं, कैसे आप कौन से टॉप 10 कॉलेजेस हैं जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है एनटीए की तरफ से, क्या ट्रिक्स और टिप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, वो सारी चीजें आपको मिलती हैं गाइडेंस सेशन में। वन शॉट रिवीजन एंड दी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल। इसके अलावा हमारे पास है एनसीईआरटी हाईलाइट समरी सेशन, जहां पर आप एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और अंडरस्टैंडिंग उसकी क्रिएट करते हैं। चलिए, तो अब ये हो गया आपको क्लियर। अब मैं सेशन को स्टार्ट करती हूं और आपको बताती हूं कि क्या होता है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो अगर हम लास्ट सेशन पर जाएं तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन किस तरीके से होता है, और मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी आखिरी में कि पॉलिनेशन जरूरी नहीं है सक्सेसफुल हो सकता है पोलन ग्रेन कहीं से उड़कर स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ जाए, बट वो हमेशा पोलन ट्यूब फॉर्म करने की क्षमता नहीं रखता। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा पोलन जो है वो अपना ट्यूब फॉर्म कर ले और पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाए। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, उनके जो जीन है, उनका जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन अगर स्टिग्मा का और पोलन का सेम है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, अगर अलग है तो ये एक्सेप्टेबल होगा और बनेगा पोलन ट्यूब। अब हम इतना तो पढ़ चुके हैं। अब अगर पॉलिनेशन हो गया सक्सेसफुल, तब उस सिचुएशन में क्या क्या होता है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। सो व्हाट हैपेंस आफ्टर पॉलिनेशन? तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। इस सब चीजों के लिए क्या क्या होगा जब पोलन ट्यूब बनेगा? तो सबसे पहले राउंड पर, सबसे पहले स्टेप पर होगा पोलन और पिस्टल का इंटरैक्शन। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। एक बार पॉलिनेशन हो गया तो क्या होगा? पोलन पिस्टल इंटरैक्शन होगा। उसके बाद जो पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन ट्यूब जो बनेगी, वो सबसे पहले किस में एंटर करती है? सबसे पहले एंटर करती है ओव्यूल में। पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल। जैसे ही ओव्यूल में चली जाती है तो ओव्यूल के बाद कहां जाएगी? ऑब्वियसली बीच में बैठे एम्ब्रियो सैक में। सो पोलन ट्यूब नाउ एंटर द एम्ब्रियो सैक, एंटर्स द एम्ब्रियो सैक। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में भी अपनी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से जब पोलन और पिस्टल के बीच में इंटरैक्शन होता है तभी पोलन ट्यूब बनता है। उसके बाद सबसे पहले पोलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल में। तो ये 3 अलग अलग जगह से एंटर कर सकता है, ठीक है। इट कैन एंटर फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेसेस। तो वो अलग अलग पैटर्न होते हैं जहां से पोलन ट्यूब एंटर करता है, किसमें? ओव्यूल में। लेकिन जब भी ये पोलन ट्यूब हमारे एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा तो एम्ब्रियो सैक में एंटर करने की मात्र एक जगह होती है।
एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब के एंटर करने की मात्र एक जगह होती है एंड दैट इज माइक्रोपाइल। फ्रॉम माइक्रोपाइल, अगर आपको याद हो तो हमने ओव्यूल जो है वो इस तरीके का बनाया था, ठीक है। अब इसमें यहां पर हमारा एम्ब्रियो सैक था, ठीक है। तो बाहर तो ये ओव्यूल है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जब भी एंटर करेगा हमारा पोलन ट्यूब तो वो हमेशा माइक्रोपाइल से ही एंटर करेगा। माइक्रोपाइल जो एक पोर है विच इज एन ओपनिंग, माइक्रोपाइल इज अ पोर, इट इज अ ओपनिंग, वहीं से पोलन ट्यूब एंटर कर सकता है एम्ब्रियो सैक में। हाँ, लेकिन ओव्यूल में तो कहीं से भी एंटर कर सकता है। तो ओव्यूल में उसके पास 3 रास्ते होते हैं जहां से वो एंटर कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये बड़ी बेसिक चीज है, इसके बाद होगा डबल फर्टिलाइजेशन, उस पर जाती हूं, लेकिन पहले आपको इतना इंट्रोडक्शन बताऊंगी, ठीक है। देखिए, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। मैंने अभी कहा पॉलिनेशन जब होता है तो जरूरी नहीं कि सही पोलन गया हो, किसी केस में पॉलिनेशन हो जाएगा तो पोलन ट्यूब बनेगा, किसी में नहीं बनेगा। मैंने ना बनने का रीजन भी आपको बताया। ऑफन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप ईदर फ्रॉम अदर स्पीशीज और फ्रॉम सेम प्लांट इफ इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी मैंने आपको लास्ट सेशन में सिखाई हुई है। ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, सो कोई सा भी आकर के स्टिग्मा पर लैंड कर सकता है। The pistil has ability to recognize the pollen, और ये जो हमारा पिस्टल है वही रिकॉग्नाइज करता है पोलन को, पोलन कुछ नहीं करता, ठीक है। सो वेदर इट इज ऑफ द राइट टाइप यानी कंपैटिबल है या रॉन्ग टाइप है यानी कि इनकम्पैटिबल है। तो सबसे पहले जो हमारा पिस्टल वाला पोर्शन होगा यानी कि ये जो हमारा स्टिग्मा है, इसके ऊपर जब पोलन ट्यूब आके गिरता है इस तरीके से, तो यही फाइंड आउट करता है, ये स्टिग्मा ही हमारा फाइंड आउट करेगा कि ये पोलन ट्यूब बनाएगा या नहीं बनाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? कौन रिकॉग्नाइज करेगा? स्टिग्मा। सो पिस्टल रिकॉग्नाइज इट, ठीक। आगे क्या है? ability of pistil to recognize pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous chemical dialogue between pollen grain and pistil, which is the pollen pistil interaction, ठीक है। आगे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, कंपैटिबल पॉलिनेशन। पोस्ट, अब जब पॉलिनेशन हो गया तब क्या क्या होगा? सबसे पहले पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पे टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर से बनेगा। ये मैं सब आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। टिश्यू वगैरह ये, चलो अब मैं आपको ये सब बना के बता देती हूँ कि होगा कैसे। यहां पर पहुंच गए थे, है ना। एक बार पोलन पिस्टल इंटरैक्शन हो गया, या अभी जो मैं बता रही थी स्टिग्मा के ऊपर, फिर पोलन ट्यूब ओव्यूल में जाएगा, फिर माइक्रोपाइल में जाएगा। पहले हम इतनी बात करेंगे, इसके बाद के 2 स्टेप्स बाद में करेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन की, ठीक है। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में क्या होता है? ये स्टिग्मा है, ठीक। दिस इज द स्टिग्मा, इसके ऊपर आकर गिर गया पोलन। तो आपको याद होगा मैंने आपको जो पोलन पढ़ाया था, तो पोलन का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था वो कैसा था? ये है पोलन का स्ट्रक्चर, ये आउटर कवरिंग, ठीक है। एक जगह आउटर कवरिंग पर एक्साइन एब्सेंट थी तो उसको हम कहते थे जर्म पोर, ठीक। बाहर वाली जो लेयर थी इट वाज एक्साइन, अंदर वाली जो लेयर थी इट वाज इंटाइन, यही था, ठीक है। अब पोलन के कई सारे आकार प्रकार, कई सारे शेप्स, कई सारे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। ये 3 चीज तो रहेंगी, पर हो सकता है कि पोलन, अभी जैसे ये वाला पोलन है तो इसमें आपको एक जर्म पोर दिख रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा पोलन हो जिसके पास कई सारे जर्म पोर हो, यानी कई सारी जगह ऐसी हो जहां पर एक्साइन एब्सेंट है। तो उसके इसमें कैसा दिखेगा? ये है पोलन, ये गया, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है। तो ये 3 जर्म पोर हैं, एक ये वाला जर्म पोर है, एक ये वाला जर्म पोर है, एक ये वाला जर्म पोर है। तो ये तीनों जगह से क्या बना सकता है? पोलन ट्यूब बना सकता है। ये तीनों जगह से पोलन ट्यूब बना सकता है, जबकि ये एक ही जगह से पोलन ट्यूब बना सकता है।
ठीक है। सो देयर कैन बी मल्टीपल जर्म पोर, ऐसा पोलन भी हो सकता है, ठीक है। बट इन एनी ऑफ द केसेस, एक जर्म पोर हो या एक से ज्यादा जर्म पोर हो, पोलन ट्यूब तो एक ही रास्ते से बनेगा। अगर ज्यादा होंगे तो ऐसा नहीं कि ज्यादा पोलन ट्यूब बन जाएंगे, एक ही रास्ते से बनेगा। नाउ अब हम इमेजिन कर लेते हैं ये यहां पर गिर गया है पोलन, ठीक। अब पोलन को बनाना है पोलन ट्यूब, तो जब पोलन ट्यूब बनाता है तो यहां पर जो स्टिग्मा के अंदर चीजें प्रेजेंट हैं वो इसको हेल्प करती है पोलन ट्यूब बनाने में। जैसे यहां पर प्रेजेंट है वाटर, तो वाटर सबसे पहले एंटर करता है पोलन ट्यूब में, और जैसे ही पोलन ट्यूब में वाटर एंटर करता है जर्म पोर से, तो वही एक जगह जहां से एंटर कर सकता है, बाकी तो काफी हार्ड है पोलन, तो उस जगह से जब एंटर करेगा तो इट विल इनिशिएट दी फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। इसके बाद यहां पर बोरॉन भी प्रेजेंट है, बोरॉन भी प्रेजेंट है, कई सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बोरॉन पर ही क्यों एम्फसाइज कर रही हूं कि देखो जब ये पोलन ट्यूब बन रहा होता है ना, तो बोरॉन ही ऐसा होता है जो इस पोलन ट्यूब को बर्स्ट करने से बचाता है। अब देखो कोई ट्यूब अगर बन रहा है तो चांसेस हो सकते हैं ना कि कभी वो बर्स्ट भी हो जाए, तो देयर इज बोरॉन in the stigma which prevents the bursting of pollen grain. So there is this boron which prevents bursting of pollen tube. ये तो एक पॉइंट हो गया। रेस्ट पॉइंट ये है ऑल दी केमिकल्स, वाटर हो गया, पोटेशियम हो गया, कुछ भी, सारी चीजें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं पोलन को पोलन ट्यूब बनाने में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, वाटर एंटर्स द पोलन फ्रॉम, एक्चुअली पिस्टल भी नहीं लिखेंगे, स्टिग्मा, and helps in formation of pollen tube, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर कुछ ऐसा इनिशिएट हो गया कि पोलन ट्यूब थोड़ा सा बनने लगा है, तो अब हम इस पोलन ट्यूब के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट पोलन ट्यूब। तो जब पोलन ट्यूब बन रहा होता है, तो अब मैं सिर्फ आपको वही दिखा रही हूं, पोलन ट्यूब दिखा रही हूं। ये हमारा पोलन था, इसमें एक जगह ऐसी थी जहां से पोलन ट्यूब बन सकता है, ठीक है। अब पोलन ट्यूब हमेशा इस डायरेक्शन में ग्रो करता है, पोलन ट्यूब हमेशा इसी डायरेक्शन में ग्रो करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें होती है अपाइकल ग्रोथ। कभी भी टिप पर अगर ग्रोथ हो तो उसको क्या बोलते हैं, अपाइकल ग्रोथ बोलते हैं। क्लास 9th में हमने टिश्यू चैप्टर में पढ़ लिया था, ठीक है। तो अपाइकल ग्रोथ है, और ये है कीमोट्रोपिज्म। दिस इज गोइंग टू बी कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म यानी कुछ केमिकल यहां से रिलीज हो रहा होगा। अगर आप देखोगे, अगर ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, ठीक है, ये हमारा स्टिग्मा का अगर स्ट्रक्चर है और वहां पे ग्रो हो रहा है, तो कुछ ना कुछ आगे ऐसा है। देखो यहां पे नीचे इसे क्या मिलेगा, नीचे तो है एम्ब्रियोसैक बैठा हुआ है ऐसे, और ये हमारा स्टिग्मा स्टाइल जाएगा ओवरी में, है ना। ओवरी में एम्ब्रियोसैक आपको मिल जाएगा, ओव्यूल में। वो सब छोड़ दो, पहले कहाँ ध्यान दो, ये पोलन ट्यूब जब आगे गया तो कैसे गया, क्योंकि इसमें अपाइकल ग्रोथ हुई और वो भी कीमोट्रोपिज्म हुआ। कीमोट्रोपिज्म यानी कुछ केमिकल रिलीज हुआ, ग्रोथ टूवर्ड्स केमिकल। कीमोट्रोपिज्म इज ग्रोथ टूवर्ड्स केमिकल। तो दो रीजन है कि ये नीचे की तरफ ही ग्रो हो रहा है। पहला है अपाइकल ग्रोथ ही शो करेगा, दूसरा केमिकल की तरफ ग्रोथ शो करता है। सिनर्जिस्ट जब केमिकल रिलीज करेंगे तो वो गाइड करेंगे इसका रास्ता, ठीक है। तो अब इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन पोलन ट्यूब में चल क्या क्या रहा है, आपको पता है कि जो पोलन होता है ना, उसमें मान लो ये जर्मपोर है, तो उसमें सेल कौन कौन से होते हैं, 3 तरीके के सेल होते हैं। एक होता है बड़ा सा
एक होता है बड़ा सा सेल जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और दो छोटे छोटे उसके अंदर फ्लोटिंग होते हैं स्पिंडल शेप के जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, यही होता है। अब बात यह आती है कि इस पोलन ट्यूब में सबसे पहले कौन चलेगा। तो इस पोलन ट्यूब के अंदर जो सबसे पहले चलता है, ऐसा देखो इस तरीके से मैं याद रखती हूँ, सबकी अपनी अपनी टेक्निक है, मैं ऐसे याद रखती हूँ कि जब भी पोलन ट्यूब बनेगा तो क्योंकि बड़ा सेल कौन सा है हमारा, वेजिटेटिव सेल, और बाकी दो तो छोटे छोटे सेल है, मैं ऐसा मानती हूँ कि ये बड़ा है तो इसीलिए ये शायद जल्दी नीचे आ जाता होगा, बड़ा है, हैवी सेल है तो जल्दी नीचे आ जाता होगा। सो व्हाट कम्स फर्स्ट, सबसे आगे आगे कौन आता है, सबसे आगे आगे जो आता है इट इज द वेजिटेटिव सेल, इट इज द वेजिटेटिव सेल, और फिर वेजिटेटिव सेल के पीछे इसके कौन आएंगे, दोनों जनरेटिव सेल। तो यहां पर जो वेजिटेटिव सेल है इट गाइड्स द पोलन ट्यूब। ये क्या कर रहा है, पोलन ट्यूब का डायरेक्शन बता रहा है, पोलन ट्यूब का डायरेक्शन बता रहा है कि भैया इसी डायरेक्शन में अपन को चलना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कह देते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। ये क्या कहला जाता है यहां पर, ट्यूब न्यूक्लियस कहला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई कि पोलन ट्यूब आगे बढ़ रहा है तो हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करेगा, तो अपाइकल ग्रोथ है, और कीमोट्रोपिज्म है यानी कि केमिकल की तरफ ग्रो कर रहा है। दूसरा, इसके अंदर कौन कौन से सेल्स हैं जो पोलन ट्यूब के अंदर आएंगे, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल तो पीछे पीछे आएंगे, लेकिन वेजिटेटिव सेल बड़ा है वो नीचे आएगा, और हमेशा वेजिटेटिव सेल ही होता है जो रास्ता गाइड कर रहा होता है, जहां जहां पोलन ट्यूब जाएगा वहां वहां जाता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पोलन ट्यूब जो है ये गाइड कर रहा है पोलन ट्यूब का रास्ता, इसलिए इसको ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। इट इज अ बिगर एंड हैवी सेल। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया कि पोलन ट्यूब आगे कैसे बढ़ेगा, क्लियर। अब बात आती है ये जो पोलन ट्यूब बन रहा है ना, ये किस चीज का बना है। अब आपको मैंने अब भी बताया कि एक्साइन, इंटाइन और जर्म पोर है। तो देखो एक्साइन तो आउटर लेयर है, जो पोलन ट्यूब बनेगा वो कहां से बनेगा, इंटाइन की लेयर में, क्योंकि इंटाइन की लेयर से ही बनेगा। सो क्योंकि ये पोलन ट्यूब एंटाइन की लेयर से बनता है, खुद सोचो ना यार, यहां पर तो बाहर तो ये वाली जो दिख रही है दिस इज एक्साइन, सही है, और एक इंटाइन ही था जहां से जर्म पोर बनी है, इंटाइन पर से ही बनी थी, इंटाइन ने ही जर्म पोर बना रखा था, यहीं पर दरवाजा है। तो ऑब्वियसली इंटाइन की ही वॉल ग्रो की होगी, तभी ये पोलन ट्यूब बना होगा। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करें, तो इसको चेक करने के लिए हम ये देखें कि जो पोलन ट्यूब है वो किन चीजों का बना है। तो जब ये देखा गया कि पोलन ट्यूब किन चीजों का बना है, तो ये पाया गया कि पोलन ट्यूब जो है वो उसी चीज का बना था जिस चीज का इंटाइन बना था। सो इंटाइन इज मेड अप ऑफ, इंटाइन किसका बना है, सेल्यूलोज का बना है और पेक्टिन का बना है, सही है, सेल्यूलोज और पेक्टिन का। सिमिलरली जो पोलन ट्यूब बना वो भी किसका बना, सेल्यूलोज और पेक्टिन का, ठीक है। सो इट वाज आल्सो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, लिख देती हूं पूरा, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का ही बना था ये भी, ठीक है। सो इट्स जस्ट लाइक यार, जिस स्ट्रक्चर में से ये ट्यूब निकल के आएगा ऑब्वियसली उसी का बना होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इंटाइन का ही जो है वो एक्सटेंशन रहा होगा, तो पोलन ट्यूब बना होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। फटाफट से पहले आप ये वाला पॉइंट लिखिए, ये वाला, ठीक है, उसके बाद आप ये वाला पॉइंट लिखिए, ठीक, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। इसके बाद आप ये वाला पॉइंट लिखिए, फटाफट से लिखिए। डन। इतनी बात समझ में आ गई कि पोलन ट्यूब कैसे बना, किस चीज का बना है, आगे कौन चलेगा, क्या काम करेगा, कैसे बन रहा है और ग्रोथ कैसे हो रही है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि यहाँ पर कुछ केमिकल्स का इंटरैक्शन है, वो केमिकल कोई भी हो सकता है, बोरोन हो सकता है, वाटर हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, पोटेशियम, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था पोलन पिस्टल इंटरैक्शन हो गया, पोलन ट्यूब अब ओव्यूल में एंटर करेगा। तो अब हमें कहाँ एंटर कराना है, ओव्यूल में एंटर कराना है। चलिए ओव्यूल में एंटर कराएंगे सबसे पहले, 1 मिनट, हाँ चलिए। सो पोलन ट्यूब जब बनता है तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्फीनोगेमी,
पोलन ट्यूब जब भी बनता है तो उस प्रोसेस को हम टेक्निकली स्फीनोगेमी कहते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जितने जर्म पोर होंगे उतने पोलन ट्यूब होंगे, पर प्रोसीड एक ही करेगा। सो नंबर ऑफ जर्म पोर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोलन ट्यूब। ब्रैकेट में लिख लेना, एक ही पोलन ट्यूब फंक्शनल होगा चाहे कितने भी जर्म पोर हो। ओनली वन पोलन ट्यूब विल बी फंक्शनल, एक ही फंक्शनल होगा। ठीक है, अब आ जाओ किस पर, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। ओव्यूल में ये कैसे एंटर करेगा, ठीक है, ओव्यूल में ये कैसे एंटर करेगा इस बारे में हम बात करेंगे। तो इसके 3 रास्ते हैं जहां से ये एंटर कर सकता है। होपफुली आपको वो 3 रास्ते समझ में आएंगे, मैं दिखाने बताने की पूरी कोशिश करूंगी, है ना। तो देखो, पहला रास्ता जहां से पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर कर सकता है वो है माइक्रोपाइल। वो क्या है, माइक्रोपाइल से एंटर हो सकता है। दूसरा रास्ता है कि ये जो हमारा वो है इंटेग्यूमेंट है, वहां से एंटर कर जाए, फ्यूनिकल और इंटेग्यूमेंट से। सो फ्यूनिकल एंड इंटेग्यूमेंट से कर जाए, ठीक, या फिर चलाजल एंड से कर जाए, चलाजल एंड से कर जाए। इतनी बात ठीक है, कहीं से भी एंटर कर सकता है, लेकिन जब एम्ब्रियो में जाएगा तो हमेशा सिर्फ माइक्रोपाइल से जाएगा, ये मैं बता चुकी। अब यहां तक का हम पूरा पढ़ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, फिर मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी कि कैसे जाता है पोलन ट्यूब ओव्यूल में। आइए इतना पढ़ लेते हैं, यहां तक पढ़ लिया था, ठीक है, कि एबिलिटी जो होती है पिस्टल की कि वो पोलन ट्यूब को रिकॉग्नाइज कर ले और रिकॉग्नाइज करने के बाद एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, ये बिल्कुल डिपेंड करता है पिस्टल के ऊपर। सो इट इज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन और पिस्टल। और ये कैसे पता चलता है पिस्टल को, अपने केमिकल कॉम्बिनेशन से, कैसा जीन है, कैसा प्रोटीन है, अगर मेरे जैसा है तो नहीं चाहिए, नया है तो ही चाहिए, क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन पर ही दुनिया बिलीव करती है। आगे बढ़ो, पोलन पिस्टल इवेंट्स आफ्टर द कंपैटिबल पॉलिनेशन आर लिस्टेड बिलो। अब एक बार अगर पॉलिनेशन हो गया तो पोलन के बीच में पोस्ट पॉलिनेशन क्या क्या होगा। तो सबसे पहले पोलन पिस्टल इंटरैक्शन होगा, पोलन आ गया है तो पोलन पिस्टल का इंटरैक्शन होगा। देखो, पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन दी स्टिग्मा, पोलन ग्रेन क्या करेगा, जर्मिनेट करने लगेगा स्टिग्मा के ऊपर, सबको पता है, टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब थ्रू जर्म पोर। और पोलन ट्यूब कहां से प्रोड्यूस होता है, ऑब्वियसली जर्म पोर से, क्योंकि वही एक जगह जहां से हो सकता है, बाकी सब जगह क्या प्रेजेंट है, एक्साइन प्रेजेंट है। एंड द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू पोलन ट्यूब। और जो भी उस पोलन के अंदर चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको तीनों चीज बताई, 2 जनरेटिव सेल, 1 वेजिटेटिव सेल, साइटोप्लाज्म, सब कुछ नीचे आएगा पोलन ट्यूब के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पोलन ट्यूब ग्रोस थ्रू द टिश्यू। अब जब भी पोलन ट्यूब ग्रो करेगा ना टिश्यू के बीच में से, तो उसके पास एक ही रास्ता है। देखो, आपके पास भीड़ में जाने के 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आप भीड़ में जो छोटी छोटी जगह मिल रही है उसमें से निकलते चले जाओ, या फिर आप सबको हटा कर आगे जाओ। यही चीज होती है। अगर मैं आपको भीड़ वाली ट्रेन में खड़ा कर दूं तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, बहुत भीड़ है, तो या तो थोड़ी थोड़ी सी जो जगह है उसमें खिसक खिसक के आप आगे बढ़ जाओगे, या फिर आप क्या करोगे, या फिर आप उनको हटा हटा के आगे बढ़ोगे, या तो आप उन्हें हटा दो या उनके बीच में से चले जाओ। बस यही चीज हमारा पोलन ट्यूब करता है। जब बहुत सारे सेल्स ऐसे अरेंज रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स ऐसे अरेंज रहते हैं और हमारा पोलन ट्यूब आ रहा होता है, तो या तो वो इसके बीच में से निकल जाए, या फिर वो क्या करेगा, यहां आएगा इसको धक्का मारेगा, फिर यहां आएगा इसको धक्का मारेगा, तो वो अपना रास्ता इस तरीके से बनाता चला जाता है। सो इट हैज ओनली 2 वेज, आइदर इट इज गोइंग टू मेक वे फ्रॉम इन बिटवीन दी सेल, बीच सेल्स के बीच में से वे बना ले, या फिर इट विल डाइजेस्ट दी सेल्स विच कम इन बिटवीन, उन सेल्स को खत्म कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा जो इसके बीच में आ रहे हैं। सो पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच ओवरी। तो आपको इसके जलने का रास्ता समझ में आ गया, ईदर फ्रॉम बिटवीन दी सेल और bursting the cell या digesting the cell, और digesting the cells which come in between, मार दो जो बीच बीच में आ रहा है। एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज कीमोट्रोपिक, यानी कि हमेशा केमिकल की वजह से। कीमोट्रोपिक कैसे होती है, सिनर्जिड केमिकल रिलीज करते हैं। आपको याद है मैंने आपको बताया था ओवरी के अंदर ये सिनर्जिड्स होते थे,
और ये हमारा एग होता था, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई और ये 3 एंटीपोडल सेल, ऐसे ही होता था। तो सिनर्जिड्स के पास यहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। वो फिलीफॉर्म अपैरेटस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये एम्ब्रियो सैक है ना फीमेल ओवरी के पास, तो जो हमारे ये हैं सिनर्जिड्स, ये इनके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये केमिकल रिलीज करेगा। तो केमिकल को सेंस करते हुए आगे आगे पोलन ट्यूब चलता जा रहा है, ठीक है। जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 मेल गैमीट। अब देखो दोनों चीजें हैं कि जो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल है, उसमें वेजिटेटिव सेल तो आगे चल रहा है, लेकिन मैंने आपको ये वाला दिखाया था कि 2 मेल गैमीट जा रहे हैं, कहां, ये मैंने बताया था 2 जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये जनरेटिव सेल ने क्या बना लिए थे, 2 मेल गैमीट्स बना लिए थे। तो अब हम इसको ये इस बात का ध्यान रखें कि अब हम इसको क्या बोलेंगे, मेल गैमीट। तो 2 मेल गैमीट और एक ट्यूब न्यूक्लियस आगे बढ़ रहा है, ये देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलो, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टिग्मा, इफ पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल्ड कंडीशन, 2 सेल कंडीशन में जब गिर गया पोलन, आपको याद है 2 सेल्ड कंडीशन क्या है, एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव सेल, तो वहां पर जाके जो अपना जनरेटिव सेल है ना, वो 2 मेल गैमीट बना लेगा वहीं जाके, ठीक। आगे, पोलन ग्रेन्स आर शेड ऑन 3 सेल स्टेज, पोलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमीट फ्रॉम द बिगनिंग। अब देखो जिस भी स्टेज पर शेड हुआ है, 3 वाले सेल पे हुआ होगा तो उसमें क्या रहा होगा, वेजिटेटिव और 2 मेल गैमीट, और 2 सेल वाले स्टेज पे शेड हुआ होगा तो क्या रहा होगा, जनरेटिव और वेजिटेटिव। सो वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा वाला पोलन ज्यादातर गिरेगा, कहां पर, स्टिग्मा पर, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है। अब आ जाओ, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल टेक्स प्लेस थ्रू, अगर माइक्रोपाइल से एंटर करे तो पोरोगेमी, अगर चलाजा से एंटर करे चलाजोगेमी, अगर इंटेगुमेंट से एंटर करे तो मीजोगेमी, ठीक है। दिखा दूं ये बना के, देखो ये ओव्यूल है, ओव्यूल है ये, है ना। इस ओव्यूल में यहां पर एम्ब्रियो सैक है, दिस इज एम्ब्रियो सैक। तो अभी हम फिलहाल इसकी बात तो नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ओव्यूल के पूरे स्ट्रक्चर की। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि जो पोलन ट्यूब आए वो माइक्रोपाइल से आए, ठीक है। तो अगर माइक्रोपाइल से आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, पोरोगेमी, ठीक। देयर आर चांसेस कि ये एंटर कर जाए हमारे इंटेग्यूमेंट में से, तो ठीक है, इंटेग्यूमेंट में से एंटर कर रहा है ना, ये जो चीज है ये इंटेग्यूमेंट ही, आउटर ये भी इंटेग्यूमेंट है। तो फ्यूनिकल और इंटेग्यूमेंट से अगर एंटर करे, फ्यूनिकल एंड इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट अगर ये इनसे एंटर करेगा तो क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा मीजोगेमी, ठीक। और हो सकता है कि पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर चलाजा से ही आया हो, पोलन ट्यूब के अंदर चलाजा से आया और फिर माइक्रोपाइल से चला गया, तो इट हैज एंटर्ड फ्रॉम चलाजल एंड, तो क्या कहलाएगा, चलाजोगेमी। मेक दिस डायग्राम, फटाफट से ये डायग्राम होना चाहिए सबके पास, ठीक है, इसी तरीके से बनाना, ठीक। तो दिस इज ओव्यूल, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक तो बीच में बैठा है, और हर बार देखो मैंने हर एरो माइक्रोपाइल से ही बनाया है, ठीक। तो इस बात का खास ध्यान रखना, इस बात का खास ध्यान रखना कि पोलन ट्यूब enters embryo sac through micropyle only, इतनी बात समझ में आ गई, नोट कर लो इसको, कर लिया नोट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया था। तो देखो सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, इसमें लिखा है दैट द मोस्ट कॉमन कंडीशन, जहां पे सबसे ज्यादा कॉमनली कहां से एंटर करता है, माइक्रोपाइल से ही एंटर करता है, ओव्यूल में भी, तो उसे हम कहते हैं पोरोगेमी, सबसे ज्यादा कॉमन है, टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में यही होता है। चलाजोगेमी कहां देखा जाता है, कसूएरिना में देखा जाता है, और इंटेग्यूमेंट से घुसने वाला जो पोलन ट्यूब है यानी कि जो मीजोगेमी कहलाता है वो देखा जाता है क्यूकुरबिटा में। एग्जाम्पल्स लिखिए,
लिख लिया एग्जाम्पल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये तो हो गया डायग्राम है ना। नेक्स्ट है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, ट्यूब इनवेरिएबली एंटर्स एम्ब्रियो सैक एट माइक्रोपाइलर एंड, हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगा, इतना मैंने बता दिया। सो डीजनरेटिंग सिनर्जिड सेल्स। अब होता क्या है कि ये हमारा एम्ब्रियो सैक, ठीक है, और ये हमारे इंटेग्यूमेंट्स रहे होंगे, और ये ओव्यूल रहा होगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब आप देखो एक बात, यहां पर जो सेल्स हैं, यहां पर जो सेल्स हैं वो इस तरीके से हैं, यहां फिलीफॉर्म अपैरेटस है और यहां न्यूक्लियस है, और इसके अंदर यहां पर वैक्यूल है और यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पर 2 न्यूक्लियस पोलर सेंट्रल सेल के पास और 3 एंटीपोडल सेल्स, इतना हमने बना लिया था ना, ये तो हमें मालूम है कि ऐसे ही होता है एम्ब्रियो सैक, राइट, एवरीवन नोज। अब होता क्या है, मान लो पोलन ट्यूब आ रहा है, सो पोलन ट्यूब इज कमिंग फ्रॉम एनीवेयर एंड इट एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल, ठीक। तो देखो एक बात ध्यान रखो, 2 चीजें होती हैं, अगर आप एग को देखोगे, दिस इज एग, दिस इज एग, तो एग का जो न्यूक्लियस है वो कहाँ है और एग का जो वैक्यूल है वो कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ है, दिस इज द न्यूक्लियस चलाजा एंड पर, तो न्यूक्लियस है एट चलाजा, और ओव्यूल कहाँ है, नीचे की तरफ माइक्रोपाइल एंड पे, सो दिस इज माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड पर है। ऐसा क्यों मैडम, इसका एक रीजन है, इसलिए बता रही हूं। सिनर्जिड्स को देखोगे तो सिनर्जिड्स में बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। सिनर्जिड्स को देखोगे अगर, सिनर्जिड्स का जो न्यूक्लियस है वो कहां पर होता है, न्यूक्लियस नीचे की तरफ होता है चलाजा पे, सॉरी माइक्रोपाइल पे, माइक्रोपाइल पे, और जो हमारा वैक्यूल होगा वो कहां होगा, वो होगा चलाजा पे, उल्टा होता है, ठीक है। सो अगर मैं न्यूक्लियस को डिनोट करूं, न्यूक्लियस को मैं ब्लू कलर से दिखा दूं, तो दिस इज द न्यूक्लियस एंड यहां पर न्यूक्लियस नीचे की तरफ होगा, वैक्यूल ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। सो ब्लू कलर वाला इज द न्यूक्लियस। अब होता क्या है, जब पोलन ट्यूब आता है तो सबसे पहले स्टेप में पोलन ट्यूब होगा बर्स्ट, अंदर जाने के बाद भाई उसे खुलना पड़ेगा ना, तो पोलन ट्यूब बर्स्ट होता है, पोलन ट्यूब बर्स्ट होता है। जैसे ही पोलन ट्यूब बर्स्ट होता है तो साथ में एक और चीज बर्स्ट होती है, व्हाट इज दैट, बर्स्ट होता है सिनर्जिड सेल बर्स्ट, सिनर्जिड सेल बर्स्ट। लेकिन कोई एक ही सिनर्जिड सेल बर्स्ट करेगा, ठीक है, दोनों नहीं करेंगे, दोनों है ना, एक बर्स्ट करेगा एक रह जाएगा, ठीक, कोई ओनली वन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज डीजेनरेटिव सेल। जो बर्स्ट कर जाता है पोलन ट्यूब के साथ, कोई एक ही करेगा, राइट वाला या लेफ्ट वाला, तो दोनों में से जो भी बर्स्ट करेगा उसे हम क्या देते हैं, डीजेनरेटिव सेल। और जो बचता है रिमेनिंग सिनर्जिड, जो भी रिमेनिंग सिनर्जिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट सेल, उसे हम कहते हैं परसिस्टेंट सेल, ठीक है। जो बच गया, जो परसिस्ट कर गया वो परसिस्टेंट, जो फूट गया पोलन ट्यूब के साथ साथ उसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेटिव सेल। इतनी बात याद रहेगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट नेम्स दैट यू नीड टू नो, ठीक। अब हम आ जाते हैं कि पोलन ट्यूब बर्स्ट हो गया, एंटर कर गया है, मतलब पोलन ट्यूब का सारा सामान कहां निकल गया है, एम्ब्रियो सैक में। साथ ही में जब पोलन ट्यूब बर्स्ट हुआ तो एक सिनर्जिड बर्स्ट हुआ, उसे हमने डीजेनरेटिव सेल बोला, और जो रह गया उसे परसिस्टेंट सेल बोला। अब जब ये एंटर करेगा अंदर तो क्या होगा, ठीक है, अब होगा ये कि अब हम सिर्फ एम्ब्रियो सैक को देखेंगे, ये 3 एंटीपोडल, 2 न्यूक्लियस यहाँ, ये 2 सिनर्जिड यहाँ, एक एग यहाँ पर, ठीक है, ये फिलीफॉर्म इसका बना हुआ था, ये ऐसा ऐसा था। अब क्या हुआ कि जैसे ही पोलन ट्यूब इसके अंदर आया तो आप समझ लो कि इतना पोर्शन तो बर्स्ट हो गया होगा, इतना पोर्शन तो बर्स्ट हो गया होगा विद द पोलन ट्यूब, एंड दी थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द पोलन ट्यूब विल रिलीज हियर, यहां पर रिलीज हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो मैंने आपसे बोला था कि एग का न्यूक्लियस चलाजा की तरफ है और नीचे वैक्यूल है, क्यों, टू प्रोटेक्ट द एग,
ये डिफेंसिव मैकेनिज्म है। तो अगर मैं वापस इस पे जाऊं और बोलूं कि एग में ऐसा होता है, तो दिस इज डिफेंसिव, ये डिफेंसिव तरीका है, क्योंकि जब ये बर्स्ट हो रहा था पोलन ट्यूब, तो साथ ही में एग भी तो बर्स्ट हो सकता था, उसका न्यूक्लियस बर्स्ट हो सकता था, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब ये सिचुएशन पूरी हो जाती है तो इसके अंदर आपको दो बॉडीज दिखती हैं, ठीक है, दो बॉडीज दिखती हैं, लेट मी मेक इट, दो डार्कली स्टेन्ड बॉडीज दिखती हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। व्हाट आर दीज डार्कली स्टेन्ड बॉडी? माइक्रोस्कोप में जब देखा गया तो पता चला एक तो था हमारा जो सिनर्जिड बर्स्ट हुआ है उसका न्यूक्लियस, डीजेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, डीजेनरेटिव सेल का सेल न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरा था वो जो ट्यूब आया था ना पोलन ट्यूब, उसमें सबसे नीचे नीचे कौन आ रहा था? वेजिटेटिव सेल आ रहा था, वो भी बर्स्ट हुआ साथ में। तो वेजिटेटिव सेल जब बर्स्ट हुआ तो उसका न्यूक्लियस बचा, तो इट इज न्यूक्लियस ऑफ ट्यूब सेल, न्यूक्लियस ऑफ ट्यूब सेल का न्यूक्लियस मिल गया, ठीक। ये सिचुएशन मैं कब बता रही हूं? जब पोलन ट्यूब बर्स्ट हो चुका है, सिनर्जिड बर्स्ट हो चुका है, पोलन ट्यूब ने अपनी सारी चीजें रिलीज कर दी एम्ब्रियो सैक में। तो सबसे पहले आपको एम्ब्रियो सैक को जब माइक्रोस्कोप में देखा, सबसे पहले ऐसा दिखा, दो कोई बड़ी बड़ी डार्कली स्टेन्ड बॉडी दिख रही है। वो क्या है? तो एक जो डीजेनरेटिव सेल बर्स्ट हुआ उसका न्यूक्लियस है, दूसरा पोलन ट्यूब का न्यूक्लियस, ट्यूब सेल जो है उसका न्यूक्लियस है, जो वेजिटेटिव सेल कहलाता था, लेकिन पोलन ट्यूब का रास्ता गाइड कर रहा था बड़ा वाला सेल। इतनी बात समझ में आ गई? चलो इतना पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डीजेनरेटिव सिनर्जिड सेल पता चल गया ना, डीजेनरेटिंग कौन सा होता है? मेनी रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट फिलीफॉर्म apparatus प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ सिनर्जिड्स गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ये तो मैंने आपको बता दिया, फिलीफॉर्म में से जो केमिकल निकल रहा है वो पोलन ट्यूब का रास्ता गाइड करेगी। आगे बढ़ो। All these events form pollen deposition on stigma until pollen tube enters ovule are together referred to as pollen pistil interaction। अब ये जो केमिकल चल रहा था ये pollen pistil interaction है। तो ये जब होता है ये डायनेमिक प्रोसेस है, और मैंने आपको कहाँ तक बता दिया है? जहाँ तक पोलन ट्यूब ने अपना सब कुछ रिलीज कर दिया एम्ब्रियो सैक के अंदर, जो भी कंटेंट था वो सब कुछ, ठीक है। अब इसमें कुछ और तौर तरीके हैं। वो क्या है? पहला है इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन। इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? पोलन जर्मिनेशन कैन बी स्टडीड बाय डस्टिंग। अब अगर आपको पोलन जर्मिनेशन पढ़ना है तो आप क्या करो, लैब में जो पोलन है उसको डस्ट कर दो एक स्लाइड के ऊपर, ठीक है। तो आपने ग्लास स्लाइड के ऊपर डस्टिंग कर दी पोलन की। कौन सा पोलन लोगे? बालसम का ले लो, विनका का ले लो, पी, चिकन पी, जो भी लेना है वो ले लो इसमें से। कंटेनिंग अ ड्रॉप ऑफ 10% शुगर सोल्यूशन। लेकिन जो स्लाइड है उसमें 10% शुगर सोल्यूशन चाहिए, वाटर चाहिए, वाटर ही एंटर करेगा, पोलन ट्यूब बनवाएगा। बोरिक एसिड चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सारे सॉल्ट्स चाहिए, ठीक। उसके बाद आप देखते हो कि 15 से 30 मिनट बाद पोलन ट्यूब बनने लगी, ठीक। पोलन ट्यूब विल बी ऑब्जर्व टू कम आउट ऑफ द पोलन ग्रेन। सो दिस जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड एज हैंगिंग ड्रॉप मेथड। इस मेथड को कहते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड। सो इन विट्रो इज द वन जहां पर आप पोलन लेकर गए और एक स्लाइड रखी, उस स्लाइड में शुगर सोल्यूशन डाला और कुछ केमिकल्स डाले, पोलन ट्यूब वहां पर झाड़े, तो 15 से 30 मिनट बाद आपको दिखता है कि पोलन ट्यूब बन रहा है। इसको हम, इस प्रोसेस को कहते हैं हैंगिंग आउट मेथड, हैंगिंग ड्रॉप मेथड, हैंगिंग ड्रॉप मेथड। इट्स नॉट हैंगिंग आउट, हैंगिंग ड्रॉप मेथड, ओके। सो लेट अस ट्राई टू नो और क्या क्या हो सकता है इसमें। हम भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं और उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये तब किया जाता है जब आपको किसी प्लांट में डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए। मान लो आपको अच्छा टेस्ट चाहिए किसी फल में, मान लो आपको अच्छा कलर चाहिए किसी फूल में, तो अगर आपको ऐसे कैरेक्टर चाहिए तो आप अपनी मर्जी से ये हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हो। कैसे कराओगे? इट इज अ मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट इन विच क्रॉसेज आर मेड बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज। आपने दो अलग अलग वेराइटी ली, उनका क्रॉस कराया, स्पीशीज का या जेनरा का, ताकि इनको कंबाइन करने से डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक सिंगल सुपीरियर वैरायटी में आपको मिल सके। आपने एक वैरायटी ये है, दो वैरायटी दूसरी वैरायटी ये है, इन दोनों को मिलाकर एक ही वैरायटी बना दी, तो ये तो आपका फायदा हो गया ना, दोनों अच्छी चीजें एक में मिल गई। तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसको करेंगे कैसे। टेक्निक इन्वॉल्व स्टेप पहला, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल पेरेंट्स। अच्छे टेस्ट वाले दो पेरेंट्स ले लो प्लांट के, अच्छे कलर वाले दो पेरेंट्स ले लो प्लांट के, अच्छे कोई भी गुड डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक जो आपको चाहिए, पहले उनके पेरेंट्स सिलेक्ट कर लो। पेरेंट सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे? अगर फीमेल पेरेंट के पास, जो आपने फीमेल जो भी सिलेक्ट किया, एक मेल करोगे एक फीमेल, तो फीमेल पेरेंट के पास अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है फ्लावर में, सो इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली डिजायरेबल पोलन ग्रेन। अब देखो ये एक फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी भी है, और मेरे प्यारे प्यारे स्टेमन ये भी हैं। तो यहां पर पॉसिबिलिटी है ना कि ऐसे पॉलिनेशन हो जाए।
पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसका पॉलिनेशन करना है दूसरे फ्लावर के साथ। तो मैं सबसे पहले करूंगी इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या होता है, ये जितने भी मेल वाले पार्ट हैं, इन सबको मैं बाहर निकाल लूंगी प्लग करके। मैंने बाहर निकाल लिया। सो इमैस्कुलेशन इज रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फीमेल पेरेंट फ्लावर बड बिफोर दी एंथर डेसेंस। एंथर जो है वो डेसेंस हो, उसका एंथर झड़ने लगे इससे पहले ही मैंने एंथर वाला पूरा स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट निकाल लिया। फ्लावर में बचा क्या, सिर्फ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला। अब आगे क्या होगा, बैगिंग हो जाएगी। बैगिंग का मतलब क्या है कि कवरिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर विद अ बैग ऑफ सूटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ पेपर, कुछ भी हो सकता है, कंटामिनेटेड स्टिग्मा। हाँ देखो, इसका मतलब ये है कि बैगिंग में ये क्या करेंगे, ये वाला जो फ्लावर है मैंने इसमें से अपने वाले तो हटा दिए, मेल गैमीट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने हटा दिए, मैं सेटिस्फाई हो गई, चलो हट गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें से कोई और किसी प्लांट का घूमते हुए पोलन आ जाए और उस पर गिर जाए स्टिग्मा पर, तो भी तो गलत हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए भाई, जो मैं पोलन चाहती हूँ वही वाला इस पे डस्ट हो। तो मैं क्या करूंगी, जब तक ये मैच्योर ना हो या जब तक मेरे वो वाले पोलन मैच्योर ना हो जो मुझे एक्चुअली में चाहिए, तब तक के लिए मैं इसको एक बैग से कवर कर दूंगी। वो बैग कैसा हो सकता है, बटर पेपर का हो सकता है, किसी भी चीज का बना हुआ बैग हो सकता है, और मैं इसे कवर करके रखूंगी। जैसे ही स्टिग्मा मैच्योर हुआ, जैसे ही वांटेड डिजायर्ड पेरेंट मेल प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हुआ, तो मैं इस बैग को खोलूंगी और यहां पर डस्ट करा दूंगी वही वाले पोलन जो मुझे चाहिए। ठीक है, डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ मेल पेरेंट ऑन द स्टिग्मा ऑफ फीमेल पेरेंट व्हेन स्टिग्मा कंटेन्स रिसेप्टिविटी एंड देन इट इज रीबैग्ड। और मैंने जब ये कर दिया ना, तो जब मैंने पोलन गिरा दिए इसके ऊपर, ये मेरा फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर में ये स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी है। अब मैं अपने डिजायर्ड लेकर आऊंगी पोलन ग्रेन और इस पर डस्ट कर दूंगी और मैं वापस से इसको बैग से कवर कर दूंगी कि और कोई पोलन ना आ जाए, जो चाहिए मेरे को वही चाहिए। ठीक है, आगे क्या होगा, फ्रूट्स आर देन अलाउड टू डेवलप। फिर भाई वही प्रोसेस होगा कि इसका पोलन ट्यूब बनेगा, पोलन ट्यूब में ट्यूब न्यूक्लियस आगे आगे, मेल गैमीट पीछे पीछे, पोलन ट्यूब एंटर कर गया, मान लो माइक्रोपाइल से एंटर कर गया, क्योंकि ज्यादातर ओव्यूल में भी माइक्रोपाइल से ही एंट्री होती है और एम्ब्रियोसैक में भी। ओव्यूल में माइक्रोपाइल से गया, फिर उसमें गया एम्ब्रियोसैक में, एम्ब्रियोसैक में जाते ही फिलीफॉर्म अपैरेटस ने क्या करा, केमिकल रिलीज करा, पोलन ट्यूब को समझ में आ गया, हाँ अब मैं एम्ब्रियोसैक में आ गया, एम्ब्रियोसैक में पोलन ट्यूब बस्ट, सिनर्जिड बस्ट, एक सिनर्जिड बचा, जो सिनर्जिड बस्ट हुआ वो डिजेनरेटिव सेल हो गया, ये भी बर्स्ट हो गया पोलन ट्यूब, सारी चीजें अपनी किसमें डाल दी, एम्ब्रियोसैक में। ठीक, अब क्या बचा, एक सिनर्जिड जिसको हम क्या बोलेंगे, विच विल बी कॉल्ड एज परसिस्टेंट सिनर्जिड, और एम्ब्रियोसैक का सब कुछ रिलीज हो गया यहाँ। अब दो मरे हुए वो मिले न्यूक्लियस, कौन सा था, एक डिजेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, एक ट्यूब सेल का न्यूक्लियस, जो वेजिटेटिव सेल आगे आगे चला था ट्यूब का रास्ता गाइड करते हुए, दैट वाज ट्यूब सेल। इतनी बात समझ में आ गई, ये मैंने आर्टिफिशियली करा लिया जो मुझे चाहिए था। तो अब ये सारा जब प्रोसेस हो जाएगा, तो अब हम पता है कहां पर आ चुके हैं, जहां हमने कहानी चालू करी थी, यानी हमने यहां से बात करना चालू किया था, यहां से। तो देखो हमने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन देख लिया, पोलन ट्यूब को ओव्यूल में डाल दिया, फिर पोलन ट्यूब को एंटर करा दिया एम्ब्रियोसैक में, और अब बारी है किस चीज की, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स की। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स की बारी आएगी, यानी हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन जो देखा था वो किसने देखा था, आपको पता है, पहली बार, फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन वाज स्टडीड और डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर सर ने किया था, स्ट्रासबर्गर सर ने। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, साइंटिस्ट की लिस्ट में दे दूंगी नाम, पर ये याद रखना। अब हम बात करने वाले हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट्स की। चलिए फ्यूजन ऑफ गैमीट्स की बात करेंगे। ये सब हो गया अपना, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, पहले आप आई होप आपने ये सब कुछ लिख के रख लिया होगा, मैं आपको मौका दे देती हूँ एक बार। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बना लीजिए, बन गया। इसके बाद ये वाला बना लीजिए, इसके बाद ये वाला लिख लीजिए, लिख लिया इतना, और लास्ट में ये वाला बहुत जरूरी है। डन, ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो डन। चलिए अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा वो बताती हूं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दौरान यहां पर एंटीपोडल सेल जो हैं ये तो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, दे डीजेनरेट। ठीक है, यहां पर दो न्यूक्लियस बचे हैं, तो ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, और यहां पर दो सिनर्जिड्स थे, एक एग था,
जिसमें से एक सिनर्जिड तो चला गया, एक ही सिनर्जिड बचा होगा, तो ये हमारे पास एग है। और पोलन ट्यूब में से 2 मेल गैमीट्स आए थे। कितने मेल गैमीट्स? 2 मेल गैमीट्स आए थे। 2 मेल गैमीट्स आए थे। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमीट मिल जाएगा प्लस 1 मेल गैमीट, ठीक है, और एग के साथ एक मेल गैमीट मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो एक मेल गैमीट और पोलर न्यूक्लियाई मिलके क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसे हम कहते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। और एक एग और मेल गैमीट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? जाइगोट, ठीक। पोलर न्यूक्लियाई के पास कितने न्यूक्लियस थे? 2 न्यूक्लियस थे। एक न्यूक्लियस मेल गैमीट का, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म के पास 3, प्लॉइडी भी 3 हो गई। यहां पर इसकी प्लॉइडी n, इसकी प्लॉइडी n, जाइगोट की प्लॉइडी 2n, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या काम करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इसको। हो गया। अब क्योंकि यहां पर 2n n मिलकर 3n बने हैं, तो इसे हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हर जगह दिस प्रोसेस वेयर जाइगोट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज सिंगेमी। तो एक तो सिंगेमी हो गई, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो जब सिंगेमी होती है प्लस ट्रिपल फ्यूजन होता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय नवाश्चिन एंड ग्रिग्नार्ड। इन दोनों ने सबसे पहली बार डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किया था। इजी हो गया। देखो, ध्यान से देखना। आफ्टर एंटरिंग इनटू द सिनर्जिड, सिनर्जिड में जाने के बाद पोलन ट्यूब रिलीज करता है 2 मेल गैमीट इनटू साइटोप्लाज्म एंड द सिनर्जिड। फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस। क्या होगा? एक बार सिंगेमी होगी, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिल जाएंगे, जाइगोट फॉर्म कर देंगे, ठीक। सो मेल गैमीट move towards the egg cell and fuses with the nucleus resulting in the formation of diploid cell बनेगा जाइगोट। बता दिया ये मैंने। आगे बढ़ो। फिर हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन होगा, यानी कि मेल गैमीट फ्यूज कर जाएगा 2 फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई के साथ और बना लेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, ठीक। सो मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड्स 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में एंड फ्यूजेस विद देम टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। 3n बनता है, ठीक है। दिस इज ट्रिपल फ्यूजन। दोनों को मिलाकर कह देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। दैट्स इट, ठीक है। पहले ये वाला बनाओ, इसके बाद ये वाला बनाओ, एंड वी आर डन, ठीक। सो द 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, आर कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। नवाश्चिन एंड ग्रिग्नार्ड सर ने पहली बार देखा था। ऑल राइट, सो हियर वी आर डन विद टुडेज सेशन। आप हमें फॉलो कर सकते हैं 3 जगह पर, यूट्यूब पर, हमारे वेबसाइट पर, और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा हमारी ऑफिशियल जो ऐप है उसके ऊपर भी। आपको ये सारे टॉप कोर्स मिलेंगे। अपना टॉप कोर्स नीट सेलेक्ट करिए और अपनी पढ़ाई करिए, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ना आपको कोई कूपन लगेगा, ना कुछ खरीदना है। क्या करना है? सिर्फ लाइक कर देना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है इस वीडियो के साथ, इस चैनल को। और आप हमें सोशल साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एवरीवेयर। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।